नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ गुप्ता। सभी लोगों का अपना लक्ष्य में स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने 2 वीडियो क्लियर कर चुके हैं। अब यूनिट 2 शुरू करेंगे। अधिगम की शिक्षा मनोविज्ञान की 2 इकाई हो चुकी है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज इकाई यूनिट 2 में अधिगम। तो मित्रों, अधिगम को देखते हैं। तो अधिगम क्या है, सबसे पहले अधिगम को समझेंगे। तो अधिगम सीखना, किसी क्रिया का सीखना ही अधिगम कहला सकता है, या कह सकते हैं उसके जो वह करता है उसकी सक्रिय प्रतिक्रिया या अनुक्रिया आप सीखते हैं तो वह अधिगम कहलाता है। इसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उनकी परिभाषा दी गई है, उसको देख लेते हैं। जैसे स्किनर के अनुसार कहा गया है, सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अर्थात उनका कहने का अर्थ यह है कि जो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, आप किसी के व्यवहार को सीखकर अपने आप में कुछ ना कुछ उत्तरोत्तर सामंजस्य वातावरण के अनुकूल स्थापित करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। वुडवर्थ ने परिभाषा दी है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ये वुडवर्थ के अनुसार है। इसके बाद गेस्ट व अन्य के अनुसार देख लेते हैं। तो जो अधिगम है, अधिगम क्या है, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है, तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा। अनुभव या तो आपको कोई कार्य करते हैं तो उसमें से आपको अनुभव मिलता है, वह भी क्या होगा, एक अधिगम होगा। प्रशिक्षण का मतलब जैसे आप यह वीडियो देख रहे हैं, आप शिक्षण ले रहे हैं, तो कहीं ना कुछ आपके अंदर जो परिवर्तन, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उसे ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। और इसके बाद क्रो एंड क्रो के अनुसार देख लेते हैं। तो क्रो एंड क्रो ने बोल रखा है, सीखना जो है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। कुछ आदतें, कुछ ज्ञान या अभिवृत्तियों का अर्जन कर लेना ही क्या कहलाता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। ठीक है मित्रों, तो यह अधिगम की परिभाषाएं रहीं। अब इसके बाद देख लेते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताओं को देख लेते हैं। अधिगम की विशेषताएं, तो अधिगम की विशेषताएं में देखेंगे, सबसे पहले क्या है, अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। आपका जब जन्म हो जाता है तो यह एक तरह से यह कह सकते हैं कि आपको जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखते रहते हैं, और वह सीखना ही क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाता है। इसके बाद अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, इसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, यह उद्देश्यपूर्ण है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम क्या है, जो आपके व्यवहार में जो परिवर्तन करता है वही अधिगम है। इसके बाद अधिगम विकास है, अधिगम अनुकूल है, अधिगम सार्वभौमिक है, आप कहीं पर भी इसे सीख सकते हैं, इसके कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके बाद अधिगम विवेकपूर्ण है, अधिगम निरंतर है, गतिशील है, यह भी कह सकते हैं कि लगातार आप कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें से कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं, तो वह सीखना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अधिगम खोज करना है, अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तित्व व सामाजिक होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अधिगम कैसा होता है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो अधिगम, अगर बात करें अधिगम कैसा होता है, तो अधिगम व्यक्तित्व एवं सामाजिक होता है। ठीक है। इसके बाद अधिगम एक नया कार्य है, अधिगम अनुभव का संगठन है, अधिगम वातावरण की उपज है, और अधिगम क्या है, विकास है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अधिगम के अंतर्गत देखी, जो अधिगम की ये विशेषताएं रहीं। अब क्या होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर लेते हैं और उनकी दशाओं की बात कर लेते हैं। इनको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। ये टोटल 10 दशाएं दे रखी हैं, इनको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक व दशाएं। वातावरण, देखिए वातावरण बहुत ही अधिगम को प्रभावित कर सकता है। आपका जैसे वातावरण है वैसे आप उनसे कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। जैसे बहुत लोगों के, अगर आपका शैक्षिक वातावरण है तो आप उसमें कहीं ना कहीं आप शैक्षिक वातावरण के माध्यम से आपको बिना पढ़े आपको काफ़ी ज्ञान हो जाएगा। और इसके बाद परिपक्वता,
आपके अंदर परिपक्वता, एक तरह से मैच्योरिटी आ जाती है। बालकों का मैच्योरिटी भी बहुत आपके अंदर प्रभावित कर सकती है अधिगम को। इसके बाद बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप ज़्यादा अधिगम नहीं कर पाएंगे, मानसिक स्वास्थ्य नहीं सही है तो आप अधिगम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद विषय सामग्री का स्वरूप और इसके बाद सीखने का समय व थकान, प्रेरणा, ठीक है, और इसके बाद सीखने की इच्छा, अध्यापक व सिखाने की प्रक्रिया, सीखने की विधि, संपूर्ण परिस्थिति। तो ये जो जितनी भी सारी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या दशाएं हैं, तो इस तरह आप ये समझ सकते हैं कि आपका वातावरण भी है, परिपक्वता, मैच्योरिटी, बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप उसे बहुत ज़्यादा अधिगम नहीं प्रभावित कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो 10 पॉइंट हैं ये बहुत मेंशन करने लायक हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है, अगर आपको जैसे प्रेरणा है, मोटिवेशनल है, अगर आपको समय समय पर मोटिवेशनल नहीं बालकों को किया जाएगा तो वो इतना ज़्यादा अधिगम नहीं कर पाते। तो इसके बाद देख लेते हैं अधिगम के सिद्धांत एवं नियम। अब अधिगम के सिद्धांत एवं नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अधिगम का जो सिद्धांत हैं, सबसे पहले कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं अधिगम के सिद्धांत एवं नियम के। तो जैसे रायबर्न के अनुसार, रायबर्न ने क्या कहा है, यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों व सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोष होता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों व सिद्धांतों का अनुसरण, इनका पालन कर दिया जाता है तो सीखने का कार्य जो होता है वह संतोषपूर्ण अधिक होता है। इसके बाद थार्नडाइक के सीखने के नियम। थार्नडाइक ने तो इन्होंने कुल 8 नियम दिए हुए हैं, जिनमें से 3 प्रमुख व 5 गौड़ नियम होते हैं। तो थार्नडाइक के जो 3 प्रमुख नियम है ये एग्जाम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। आप थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत है, ये इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर बार परीक्षा में कहीं ना कहीं से पूछे ही जाते हैं। अब इनके देख लेते हैं, 3 प्रमुख व 5 गौड़। ये बहुत ही आप याद रख लीजिएगा कि कितने प्रमुख हैं और गौड़ कितने नियम हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इनके देख लेते हैं 3 मुख्य नियम। अब इनके 3 मुख्य नियम, इसके बाद देखते हैं गौड़ नियम। देखो एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो एग्जाम में पूछा ऐसे जाएगा कि 3 प्रमुख नियम हैं, तो इनमें से 3 में से 3 भी दे देंगे, एक जो है गौड़ का नियम रख देंगे। पूछेंगे इनमें से कौन सा मुख्य नियम नहीं है, तो ये बहुत ही वहाँ पे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस वजह से इनको पढ़ने के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव और अटेंशन होके थोड़ा सा सावधानी पूर्वक पढ़ना होगा। मुख्य नियम में देखिए क्या है, तत्परता का नियम। सबसे पहले इनका जो है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव या संतोष या असंतोष का नियम। यह सकते हैं कि इसको ही प्रभाव का नियम भी कह सकते हैं, इसे संतोष का नियम भी कह सकते हैं और इसे ही असंतोष का नियम भी कह सकते हैं। तो ये देख लेते हैं, जैसे तत्परता का नियम, किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है तो आसानी से कर पाएगा। इसमें देखिए तत्परता का नियम, आपको यहीं से समझ जाना है कि मुख्य नियम में तत्परता का मतलब ये एक्साइटेड, एक तरह से ये भी बोला जा सकता है कि आप एक्साइटेड अगर हैं किसी भी कार्य को करने को तो बहुत आसानी से आप अधिगम कर लेंगे, ठीक है। तो किसी कार्य को करने के लिए, इसी वजह से बालक को कोई भी कार्य कराने से पहले उसे क्या करिए, उसे तत्पर करवा दीजिएगा, एक्साइटेड करा दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है आसानी से कर पाएगा। जैसे घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया तो जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। तो घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है तो उसे आप बहुत ज़्यादा, उसे किसी भी तरह से छड़ से मार के, किसी भी तरह घसीट के उसको तालाब तक तो ले जा सकते हो, लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते हो। तो इस तरह से अगर हमें यह मतलब इसमें थार्नडाइक जी ने ये बोल रखा है कि हमें घोड़े को पानी पिलाना है, तो लेकिन वो उसको मतलब अभी पीना नहीं है, लेकिन आप उसको कितना भी बाध्य करेंगे तो नहीं कर सकता। इसलिए उसे क्या करना, पहले उसे
तत्पर करना पड़ेगा, उसको दौड़ाना पड़ेगा, उसको मतलब प्यास के लिए एक उसके अंदर से तत्परता लानी पड़ेगी। ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब दूसरा है अभ्यास का नियम। देखिए अभ्यास का नियम, ये तो एक सूक्ति भी शायद किसी ने दी है, करत करत अभ्यास के ते जड़ मत होत सुजान। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई आप अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते करते तो वो क्या होती है कि एक तरह से यह कह सकते हैं कि जैसे कभी कभी आप लोगों ने ये सुना भी होगा, कहावत भी है कि कुआं से रस्सी घसीटते घसीटते जो है किनारे रस्सी रगड़ जाती है, लेकिन दीवार भी उस रगड़न बन जाती है। तो अभ्यास से डेली अभ्यास करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हो जाता है। इसी तरह जैसे पहला उपयोग, यदि कोई कार्य पहले किया हुआ है और उसको जब दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है, अर्थात क्या हो जाता है, वह अस्थाई हो जाता है। इसको फ्रायड, इसके बाद इसको अभी हम और आगे चलेंगे, जब फ्रायड में पहुंचेंगे तो वहाँ भी चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर भी समझेंगे। दूसरा है अनुप्रयोग का नियम। यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे क्या कर देता है, भुला देता है। इसीलिए कोई भी चीज़ है उसे क्या करिए, आप अभ्यास जरूर करिएगा। इसी कारण इसे क्या कहा गया, अभ्यास का नियम। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो उसको क्या होगा, आपको वह हमेशा याद बना रहेगा, अर्थात उसको मस्तिष्क से आप भुला नहीं सकते। इसके बाद तीसरा है प्रभाव संतोष या असंतोष का नियम। देखिए पहला क्या है, तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम। तो पहला तत्परता का नियम हमने सीखा कि किसी भी कार्य कराने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, उसको तत्पर करिएगा। और दूसरा है अभ्यास। अगर कोई भी चीज़ आपको जैसे याद नहीं होती तो क्या करते हैं, आप उसको अभ्यास करते रहिए। मैथ है, कोई भी सवाल आता नहीं उसको, लेकिन अभ्यास करते रहिएगा, वो एक न एक दिन आने लग जाएगी। तो इसी तरह ये क्या है, अभ्यास। अभ्यास के दो नियम, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, ये आपको बता ही दिया। इसके बाद प्रभाव संतोष असंतोष का नियम। यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, और यदि कार्य करने को हमें असंतोष होता है तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। कोई भी कार्य है, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, पहली बार में अगर हमें संतुष्ट हो गए तो फिर वो दोबारा करने की उसकी इच्छा जागृत होती है, तो वह क्या होता है, उसको हम बार बार करते हैं। तो इसे संतोष का नियम और असंतोष दोनों का नियम भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के कौन से नियम को असंतोष का नियम कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, मुख्य नियम के तीसरे नियम को संतोष का नियम, असंतोष का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद गौड़ नियम की इसी में बात कर लेते हैं। तो गौड़ नियम कितने हैं, 5 बताए हैं, 3 मुख्य नियम हैं, इसको आप याद रखिएगा। चलिए गौड़ के नियम देख लेते हैं। गौड़ के नियम टोटल बताए हुए हैं 5। पहला देख लेते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम। पहला जो है वह है बहुप्रतिक्रिया का नियम। ये कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम लेता है। तो बहुत प्रतिक्रिया के नियम, तो कोई भी नया कार्य करने के लिए क्या होता है, कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है और उससे सही प्रतिक्रिया को पता लगाकर भविष्य में काम लिया जाता है। इसके बाद मनोवृत्ति का नियम, किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति या मेहनत से करेंगे वैसी सफलता मिलेगी। आप एग्जाम के लिए जैसी मेहनत करेंगे उसकी सफलता वैसे ही नंबर आते हैं। आप अगर अच्छे से कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके अच्छे नंबर भी आते हैं। उसी प्रकार आंशिक क्रिया का नियम, किसी कार्य को, क्या आंशिक नियम क्या है, आंशिक क्रिया, ये इसी से स्पष्ट हो जाता है। किसी भी कार्य को करना है तो उसको छोटे छोटे भागों में बांट लो, इसके बाद उस कार्य में सफलता अधिक मिलती है। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो उस कार्य में सफलता अधिक मिलती है, जैसे उदाहरण सचिन तेंदुलकर जी का। ठीक है, तो इस तरह करके अगर कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी विषय वस्तु है तो आप उसको विषय वस्तु है जैसे मनोविज्ञान है, आप इसको खंड वाइज खंड शिक्षा मनोविज्ञान पे आप पहले साइको का, फिर थॉर्नडाइक के 5 नियम, इनको सब अलग अलग याद करिएगा तो काफ़ी मतलब आपको क्या होगी,
सफलता मिलेगी, आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आत्मीकरण का नियम देख लेते हैं। इसी में है उनका जो चौथा नियम है आत्मीकरण का, और पांचवा संबंधित परिवर्तन का नियम। ये टोटल 5 नियम जो हैं ये गौड़ नियम कहलाते हैं। आत्मीकरण का नियम क्या होता है? सादृश्यकरण, कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला लेना, तो क्या हो जाता है? आत्मीकरण हो जाता है। आत्मीकरण एक तरीके से ये कह देना, जैसे कोई छोटा बालक है, वह कभी पहले कह सकते हैं कि वह कुत्ता नहीं देखता, और आपसे पूछता है कि वह क्या है, तो आप बताते हैं कि वो कुत्ता है, तो वो अपने दिमाग में क्या करता है, उसको बसाता है। और जब उसी प्रकार उसको बकरी का बच्चा मिल जाता है तो वो बोलता है देखिए ये भी कुत्ता है, तो वो फिर उसको बताना पड़ता है नहीं ये कुत्ता नहीं, ये बकरी है का बच्चा है। तो कुल मिला के वो क्या कर रहा है, पुराने ज्ञान को जो नए ज्ञान में मिला के उसको सादृश्यकरण कर रहा है। ठीक है, तो ये आत्मीकरण हुआ। अब 8वें नंबर पे इसका जो 5वां नियम है, संबंधित गौड़ का 5वां नियम है, वैसे देखे तो 8वां है। संबंधित परिवर्तन के नियम, क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे पावलोव का कुत्ता। ठीक है, तो ये पावलोव की प्रक्रिया को आगे पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे थार्नडाइक के सिद्धांत देखेंगे, और ये जो इनमें से सिद्धांत ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सिद्धांतों के उपनाम जो ये हैं मित्रों, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इनको बहुत अच्छे से याद करना होता है, क्योंकि उसमें दे रखा होता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, औरत्य एवं बार बार का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, तो ये सारे सिद्धांत भी हमें याद करने होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और ये जो सभी वीडियो हैं प्लेलिस्ट पे आपको मिलती जाएंगी, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।